नमस्कार साथियों, इंडियन हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है हिस्ट्री के हिसाब से। हर एग्ज़ाम में कोई न कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पुटअप होता है और आज हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, ये 1857 के आसपास में भारत में अंग्रेज़ों को एक तरह से 100 साल होने को आ गए थे और इन 100 सालों में बहुत सारे सामाजिक, धार्मिक और इस प्रकार के परिवर्तन है वो भी भारतीय समाज और भारतीय राजनीति में हुए थे। उसी के कालखंड में अंग्रेजी जो साम्राज्य था या औपनिवेशिक साम्राज्य था उसके जो परिणाम है वो सामने आने लग गए थे और कुछ जो वर्ग है अपने उन्होंने क्या है, क्रांति के रूप में एक तरह से विद्रोह करने की स्थिति में वो आ गए थे। तो अपन देखेंगे कि इस क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ। पहले तो वो देखेंगे कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ, फिर अपन इसका जैसे विस्तार कैसे हुआ, कहाँ कहाँ पे हुई थी वो देखेंगे, साथ ही साथ विस्तार, फिर इसके कारण भी जानेंगे, इसके कारण क्या क्या थे वो जानेंगे, साथ ही कारण के साथ ही फिर इसके परिणाम भी देखेंगे अपन कि रिजल्ट क्या हुए इस क्रांति के। तो डिटेल में इसको देखेंगे। यहाँ तक पहुँचने से पहले थोड़ा सा अपन एक चीज़ पे ध्यान देते हैं कि परिणाम, प्रारंभ, विस्तार, कारण और इन परिणामों को देखने से पहले अपन क्या करते हैं, उस दौरान का थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल चीज़ें, तथ्य है इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हिसाब से कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो देखते हैं कि एक तो जैसे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इस दौरान कौन था। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है ब्रिटेन का पीएम कौन था उस दौरान, क्योंकि ब्रिटेन का शासन था। तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है उसका एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो वो थे पामर्स्टन। क्या नाम था इनका? पामर्स्टन। ब्रिटेन का पीएम पामर्स्टन ये थे। इसके अलावा अपने यहाँ पे वाइसराय का पूछा जाता है कई बार कि 1857 की क्रांति के दौरान वाइसराय कौन थे या गवर्नर जनरल थे। वाइसराय नहीं थे, बाद में बने थे। तो गवर्नर जनरल कौन थे वो पूछा जाता है। गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल है वो कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग। 1857 की क्रांति के दौरान कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। फिर एक पूछा जाता है कि इस दौरान भारत के जो मुगल बादशाह, भारत में मुगल बादशाह थे तो सिंबॉलिक टाइप में मुगल बादशाह कौन थे? तो वो बहादुर शाह सेकंड। बादशाह कौन थे? तो वो थे बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो इस क्रांति को, विद्रोह को दबाने के लिए जो सेनापति थे ब्रिटेन की ओर से, ब्रिटिश सेनापति, वो भी पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ब्रिटिश सेनापति वो भी पूछा जाता है कि ब्रिटिश सेनापति कौन थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाने का कार्य किया। तो वो थे कैंपबेल। कौन थे? कैंपबेल। इसके अलावा अपन को याद रखना है इस क्रांति का मतलब एक सिंबल या फिर इसका चिन्ह या प्रतीक चिन्ह क्या था। तो वो रोटी और कमल क्या था? प्रतीक क्या था इस क्रांति का? प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंबल क्या था? तो वो था रोटी और कमल। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी जो एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि इस दौरान ये कुछ तथ्य है जो एग्जाम, इस क्रांति से, इस विद्रोह से जुड़े हुए तथ्य हैं, अपन को याद रखने हैं। ये बहुत बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो अपन इनको भी देख लेते हैं एक बार वापस। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इस दौरान था पामर्स्टन। गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। भारत में मुगल बादशाह इस दौरान थे बहादुर शाह सेकंड। ब्रिटिश सेनापति जिसने इस क्रांति का दमन किया, जिसने इस क्रांति को दबाने का कार्य किया या रोकने का कार्य किया, तो वो थे कैंपबेल। इन्होंने ही अलग अलग जगहों पे विद्रोह को जाकर के क्या कंट्रोल किया। इसके अलावा इस क्रांति का एक प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में रोटी और कमल का यूज किया गया।
अब चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि ये क्रांति है वो कैसे स्टार्ट हुई, प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो इसका प्रारंभ देखेंगे, साथ ही साथ कैसे कहाँ कहाँ तक फैली वो विस्तार की बात करेंगे, इसके कारण देखेंगे, साथ ही इसके परिणाम को भी देखेंगे। तो ये डिटेल में आज इस क्रांति के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन प्रारंभ की बात करते हैं कि इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो प्रारंभ सबसे पहले जनवरी 1857 जनवरी 1857 को दमदम, जगह का नाम क्या है, दमदम, सर्वप्रथम दमदम, यहाँ से ये क्रांति शुरू होती है। यहाँ पे जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया। उसके बाद में फरवरी, जस्ट ये कंटिन्यू चलेगा, फरवरी 1857 बहरामपुर, यहाँ पर भी सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह की आवाज़ उठाई। इसी प्रकार यहाँ पे 29 मार्च, ये तारीख भी याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट तारीख है भारतीय इतिहास की, 1857। इस दौरान क्या हुआ, बैरकपुर, जगह का नाम क्या है, बैरकपुर, बैरकपुर, ये तीनों जगह जो नाम मैंने बताए हैं, दमदम, बहरामपुर और बैरकपुर, ये तीनों के तीनों कहाँ पे थे, बंगाल में थे। कहाँ पे, ये तीनों बंगाल में थे। और यहाँ पे इस डेट को क्या हुआ था, बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये जो टुकड़ी थी, सैन्य टुकड़ी, इसका नाम था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था, जिसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था, मंगल पांडे, मंगल पांडे। इस पांडे ने क्या किया, दो अंग्रेज अधिकारी थे यहाँ पे, सैन्य अधिकारी, उनको गोली मार दी। मंगल पांडे ने क्या किया, दो अंग्रेज सैन्य अधिकारी थे, उनको गोली मार दी। तो यहाँ पे ये क्रांति स्टार्ट हो गई एक तरह से। और ये सारी की सारी जो जगह थी, वो तीनों की तीनों ये जगह कहाँ पे थी, ये वेस्ट बंगाल में थी। कहाँ पे थी, मतलब आज का वेस्ट बंगाल, उस दौरान का बंगाल। तो ये शुरुआत बंगाल से हुई, ये बंगाल में थे, ये तीनों ही जगह कहाँ पे थी, बंगाल में थी। इसको एक मैप के माध्यम से भी अपन देख सकते हैं कि या अगले में देख लेंगे, कोई नहीं। तो मंगल पांडे ने क्या किया, दो अंग्रेज अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी थे, बाग और ह्यूमरसन, उनको गोली मार दी। उनको गोली मारने की वजह से क्या हुआ कि मंगल पांडे पे केस चलाया गया। और मंगल पांडे को बाद में 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को क्या हुआ, मंगल पांडे जी को फांसी पे लटका दिया गया। इनको फांसी दे दी गई, इस तारीख को मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया गया। तो वहाँ से मंगल पांडे को फांसी दी गई, लेकिन वहाँ से ये लोग आगे बढ़ गए एक तरह से। तो ये शुरुआत, जहाँ से अपन ने देखा कि ये शुरुआत यहाँ से हुई थी, क्रांति की शुरुआत है वो कहाँ से हो गई थी, एक तरह से प्रारंभ तो यही जनवरी से ही हो गया था। जनवरी दमदम से वहाँ सैनिकों ने विद्रोह किया, फिर फरवरी में बहरामपुर, वो भी ये कलकत्ता के आसपास की जगह थी सारी। फिर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने दो अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी और मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पे लटका दिया गया। वहाँ से ये सैनिक है चल कर के, वहाँ से ये सैनिक है, जैसे इसको अपने मैप के माध्यम से देखें अगर, तो इस प्रकार अगर मैप के माध्यम से देखें तो यहाँ से एक तरह से, मतलब ये इंडिया का मैप के माध्यम से देखना चाहें तो इस टाइप से, तो यहाँ से उस दौरान क्या है कि आपका बांग्लादेश है वो भी इंडिया का ही पार्ट था, और इधर वाला आपका ये पाकिस्तान ये वाला ये भी इंडिया का ही पार्ट था। तो यहाँ से ये लोग एक तरह से यहाँ पे स्टार्ट हुआ दमदम, सबसे पहले यहाँ दमदम से स्टार्ट हुआ, फिर दमदम, फिर यहाँ पे बहरामपुर से स्टार्ट, बहरामपुर,
बेरहामपुर, और बेरहामपुर के बाद में यहाँ से जैसे बैरकपुर, बैरकपुर, यहाँ से स्टार्ट होकर के ये पहुँच जाते हैं मेरठ में। कहाँ से पहुँच जाते हैं? मेरठ, मेरठ में। तो ये प्रारंभ तो एक तरह से यहाँ से हो गया था, लेकिन इसका वास्तविक जो प्रारंभ है ये एक बार यहाँ पे होकर के छिटफुट रह गया था। उसका वास्तविक जो, क्यों, जैसे ही मंगल पांडे को फांसी पे लटकाया तो एक बार ये शांत सा हो गया था मामला, लेकिन यहाँ से ये मेरठ में जो तारीख है वो याद रखना अपन को, क्या है? 10 मई 1857। इसका वास्तविक शुरुआत इस तारीख से मेरठ से माना जाता है। इसको एग्जाम में बहुत बार यही पूछा जाता है या यही आंसर होता है। वास्तविक शुरुआत इसको कहते हैं, क्योंकि व्यवस्थित रूप से शुरुआत यहाँ से होती है। वैसे प्रारंभिक शुरुआत है कहाँ से हो गई थी? दमदम से हो गई थी। और बैरकपुर में जो तारीख है वो कौन सी थी? वो 29 मार्च की थी, जब मंगल पांडे ने क्या किया था? 29 मार्च 1857, जब मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की यहाँ पे गोली मार करके हत्या कर दी। तो यहाँ से ये मेरठ में पहुँच गए। मेरठ से फिर ये अगले दिन वहाँ पे 11 और 11 को दिल्ली पहुँच गए, और 12 को इन्होंने क्या किया? दिल्ली पे कब्जा कर लिया। और दिल्ली पे कब्जा करके मेरठ से जो सैनिक थे वो चले दिल्ली की तरफ, दिल्ली की तरफ, और दिल्ली आकर के 11 को दिल्ली पहुंचते, 12 मई को दिल्ली पे अधिकार कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और वहाँ पे बहादुर शाह जफर से ये मिलते हैं, जो कि बहादुर शाह सेकंड जिसको कहते हैं, उससे मिलते हैं और बोलते हैं कि आप हमारा नेतृत्व किए। तो वो बुजुर्ग थे, 90 साल की उनकी एज थी, तो वो नेतृत्व करने की स्थिति में थे नहीं। उन्होंने क्या कहा कि उनका जो मतलब सेनापति था उसको इन्होंने एक तरह से आगे कर दिया कि आप नेतृत्व कीजिएगा। तो ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। और इसके बाद में देखिए ये कानपुर में, उसके बाद में क्या है? कानपुर, लखनऊ में होता है ये विद्रोह, लखनऊ में होता है। यहाँ पे बिहार में होता है, बिहार में होता है ना। यहाँ पे कानपुर, लखनऊ, बिहार, इधर राजस्थान में कोटा में भी क्रांति होती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा होगा, ये एक इस टाइप से, मतलब ये एक पर्टिकुलर एरिया है, वहीं पे ये विद्रोह हुआ था, है ना। ये पर्टिकुलर एक एरिया है, वहीं पे ये विद्रोह हुआ था। अब ये पूरा का पूरा ये वाला पूरा पार्ट है वो क्या है? खाली रह गया था, इधर कोई विद्रोह नहीं था। तो केवल और केवल उत्तर भारत का जो क्षेत्र था वहीं पे ये विद्रोह हुआ। एक तो इसकी असफलता का कारण बाद में अपन पढ़ेंगे, तब ये भी आएगा। इस क्रांति का जो विस्तार है वो केवल और केवल उत्तर भारत में ही हुआ था। दक्षिण के राज्य और दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से इसका अछूता रहा। वहाँ पे पंजाब वगैरह अछूता था। ये दक्षिण वाला पार्ट है, अपने ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान का बहुत सारा हिस्सा है वो इसके शामिल नहीं हुआ। तो ये एक इसका कारण है। तो अपन ने जाना कि एक तो इसकी शुरुआत कैसे हुई। प्रारंभिक शुरुआत इसकी दमदम, बेरहामपुर, बैरकपुर से हो गई थी। मंगल पांडे वगैरह की कहानी जो भी सुनाई आपको वहां से। और बेस मेन इसकी वास्तविक शुरुआत है वो 10 मई 1857 को मेरठ से मानी जाती है, मेरठ से। तो इस प्रकार ये कुछ सेंटर थे जहाँ पे ये इस क्रांति हुई। अब आगे इसमें अपन इस क्रांति को लेकर के इस क्रांति के संबंध में अलग अलग मतलब इसका प्रकृति की बात कर सकते हैं, या इसका स्वरूप क्या था उसकी बात कर सकते हैं। इसकी प्रकृति, नेचर, या इसका स्वरूप क्या था उसको लेकर के विद्वानों में क्या है, मतैक्य है, मतलब एक तरह से मतभेद है। इस टाइप से मतभेद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से इस क्रांति को देखते हैं। इसमें क्या है, 2 विचार है। एक तो भारतीय जो है, भारतीय विद्वान है, भारतीय दृष्टिकोण या भारतीय विद्वान है, वो इसको क्या देखते हैं। और दूसरा है अंग्रेज विद्वान। तो भारतीय विद्वान और अंग्रेज विद्वान, अंग्रेज दोनों के दृष्टिकोण, अंग्रेजी या अंग्रेज विद्वान, इन दोनों का जो दृष्टिकोण है उसमें बिल्कुल डिफरेंस है, अंतर है। क्या है, भारतीय इसको मानते हैं कि ये मतलब एक तरह से
भारत का स्वतंत्रता संग्राम था। जैसे इसमें वीर सावरकर आएंगे, वो कहेंगे कि ये भारत का स्वतंत्रता संग्राम था जिसका उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों को यहाँ से निकालना था। इस प्रकार के विचार आएंगे। और अंग्रेज विद्वान जो है वो इसको क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि एक छिटपुट विद्रोह था, सैन्य विद्रोह था, पूरे भारत का विद्रोह नहीं था। तो चलिए कुछ लोगों के इसमें स्टेटमेंट जो है वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो अपन उस हिसाब से देख लेते हैं कि किसने क्या कहा। एक अंग्रेज इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि ग्रीष्म लगे कारतूस के कारण ये विद्रोह हुआ। मतलब एक तरह से कारतूस की वजह से विद्रोह को बता दिया, लेकिन इतना मात्र नहीं था, किसी कारतूस से कोई विद्रोह नहीं हो सकता। तो ये अंग्रेज इतिहासकारों ने क्या कहा कि एक तरह से अंग्रेज इतिहासकार क्या कहते हैं कि ये क्रांति है 1857 की, उसका पीछे रीजन क्या था, सिर्फ और सिर्फ कारतूस। तो केवल कारतूस से क्रांति हो नहीं सकती, तो ये एक तरह से एकांकी दृष्टिकोण है, कारतूस के कारण। तो केवल कारतूस के कारण इतनी बड़ी क्रांति हो नहीं सकती, इसको मान्य नहीं किया जा सकता। ये एकांकी दृष्टिकोण है, उनका एक तरफा दृष्टिकोण है। इसी प्रकार ये अपना आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको अपन को याद भी करना है ना। वीर सावरकर 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। ये इन्होंने कहा कि ये जो 1857 की क्रांति है वो क्या है, 1857 की जो क्रांति है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, जिसका उद्देश्य प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को यहाँ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना है ना। तो यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से विद्वान ने, निम्न में से कौन से विद्वान ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो वो हो जाएंगे वीर सावरकर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका क्रांति का स्वरूप या प्रकृति की बात कर रहे हैं, इसके नेचर की बात कर रहे हैं कि अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में क्या कहा है। तो एक अपन वीडी सावरकर के बारे में जाना कि इन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति है वो बेसिकली क्या थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, फर्स्ट फ्रीडम फाइट, मतलब स्ट्रगल था अपना। अब एक एस.बी. चौधरी करके विद्वान है, वो कहते हैं कि ये नागरिक विद्रोह था। इसको क्या मानते हैं, सैन्य विद्रोह नहीं मान करके क्या कहते हैं, नागरिक विद्रोह था। अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेज जो कानून वगैरह बना रहे थे, अंग्रेज जो कानून वगैरह बने थे, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय नागरिकों का विद्रोह माना इन्होंने। ये भी देखने से एक तरह से पूर्ण सच नजर नहीं आएगा, क्यों कि इसमें सैनिक भी शामिल थे, किसान भी शामिल थे, तो केवल नागरिक विद्रोह नहीं था, सेना का पुट भी था, क्योंकि सैनिक भी इसमें शामिल थे। फिर आर.सी. मजूमदार कई बार ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि ना तो ये मतलब एक तरह से प्रथम था, और ना ही इसके पीछे कोई कुशल सिद्धांत या मतलब कोई नेतृत्व करता थे, ना ही ये मतलब किसी योजना का परिणाम था, और ना ही कोई इसके पीछे कुशल सिद्धस्त व्यक्ति था। मतलब ऐसे ही एक तरह से अकस्मात मानते, ये क्या मानते हैं, अकस्मात विद्रोह के रूप में इसको मानते हैं। अकस्मात मतलब अर्थात अचानक से हुआ विद्रोह था, ये अचानक से हुआ विद्रोह था। तो अचानक से हो गया, अकस्मात हो गया, इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी, नो प्लानिंग, एक तरह से क्या कह सकते हैं इसको, किसी तरह की प्लानिंग इसमें नहीं थी, प्लानिंग का अभाव था, कोई किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं थी, ऐसे ही अचानक से ये विस्फोट के रूप में सामने आया। फिर ये जो एस.एन. सेन है, इन्होंने क्या है कि समय मोड़ने के लिए रूढ़िवादी तत्वों का एक प्रयास था। ये अंग्रेजों के पिट्टू टाइप के व्यक्ति थे, मतलब एक तरह से अंग्रेजों के थे तो भारतीय, लेकिन अंग्रेजों के पक्षकार के इतिहासकार थे। अंग्रेजों का एक तरह से अंग्रेज जो मत है उसके समर्थक,
मत के समर्थक थे। तो इन्होंने क्या कहा कि ये तो कुछ रूढ़िवादी लोग हैं जो कि भारत को एक तरह से रूढ़िवादी बना करके रखना चाहते हैं, भारत को आधुनिक नहीं बनाना चाहते हैं। उन लोगों का एक मतलब प्रयास था इस टाइप से ये। इसके अलावा जैसे मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट विचारक है, कम्युनिस्ट जो इतिहासकार है, वो क्या कहते हैं कि विदेशी और सामंती गुलामों के विरुद्ध सैनिकों और किसानों का संघर्ष था। ये मार्क्सवादी जहां भी होते हैं इनका एक ही कॉन्सेप्ट होता है, मतलब पूंजीपति है ना, पूंजीपति एक तरह से पूंजीपति, और दूसरा क्या होता है श्रमिक है ना। तो इनका तो एक ही कॉन्सेप्ट होता है। तो ये क्या कह दिए कि ये जो अंग्रेज है वो भी पूंजीपति है, प्लस अंग्रेजों के जो गुलाम है यहाँ पे भारत के वो भी क्या है, वो भी पूंजीपति है। इन दोनों ने क्या किया है, जो श्रमिक लोग हैं उनका शोषण किया है। तो एक तरह से एक सैनिक और किसान है वो क्या है, श्रमिक है। श्रमिक एक तरह से सैनिक और किसान, तो उनके विरुद्ध विद्रोह था। मतलब एक तरह से किसानों का और सैन्य जो लोग हैं, सैनिक है, वो मजदूर टाइप के लोग हैं, श्रमिक टाइप के लोग हैं। तो श्रमिकों का पूंजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह था, इनका ये कॉन्सेप्ट है। फिर सैनिक विद्रोह मलेसन नाम के एक अंग्रेज विद्वान है, इन्होंने इसको केवल सेना तक सीमित माना है, सैनिक विद्रोह के रूप में ही माना है। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। बेसिकली अपन को एक तो वीर सावरकर का याद रखना है, इसके अलावा जैसे मजूमदार ने कहा कि मजूमदार ने जो कहा था वो याद रखना है। मजूमदार वाला अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार ये पूछा जाता है, इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं और याद रखने के लिए। इन्होंने कहा कि न तो ये प्रथम था, मतलब ना तो ये पहला था, न तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना तो पहला और ना ही राष्ट्रीय। ये इस प्रकार मानते हैं कि ये पहले ही पर क्रांति भी नहीं थी और ना ही ये राष्ट्रीय थी, क्योंकि इनका कहना है कि इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी, तो ये राष्ट्रीय नहीं हो सकती। ना ही इसका राष्ट्रीयवादी राष्ट्र के रूप में इसका विस्तार था। और इससे पहले भी छोटे छोटे क्रांतियाँ वगैरह अपन ने जैसे पढ़े थे, नागरिक आदिवासी विद्रोह, किसान विद्रोह, तो वो हो चुके थे। ये भी क्या है, आरसी मजूमदार भी क्या है, ये आरसी मजूमदार है, वो भी अंग्रेजों के पक्षदार थे, अंग्रेज उनके पक्षधर थे, अंग्रेजों के पक्ष के समर्थक थे। तो ये भी जाहिर सी बात है, जब अंग्रेजों का समर्थक इतिहासकार है, जब अंग्रेजों से पैसे लेके लिख रहा है, तो वो जाहिर सी बात है इसको क्रांति या पहला स्वतंत्रता संग्राम क्यों मानेगा, वो अंग्रेजों के हिसाब से बात करेगा। तो ये सारी चीज़ें, एक तो आरसी मजूमदार को याद कर लीजिएगा और एक अपने वीडी सावरकर को याद कर लीजिएगा, यही मुख्यतः पूछे जाते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है, और ये एक तरह से इस क्रांति का अपन नेचर या प्रकृति इसका स्वरूप कह सकते हैं कि इसका स्वरूप का मतलब क्या हुआ कि भाई केवल सेना का विद्रोह था, या फिर किसानों का विद्रोह था, या फिर जो राजा महाराजे थे उनका विद्रोह था, या फिर पूरे भारत का विद्रोह था, ये बात है। तो अपन ने समझ लिया, अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसका, जब अपन विस्तार पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे हुई, तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। विद्रोह का आरंभ वैसे अपन पढ़ ही चुके हैं, विद्रोह का आरंभ तो वही बात है। शुरुआत में क्या हुआ था, सबसे पहले इसके दमदम, ये जगह है दमदम, कलकत्ता के पास में दमदम, वहाँ से स्टार्ट होती है। वहाँ से स्टार्ट कब होता है, जनवरी में, जनवरी 1857। फिर बहरामपुर, ये भी कलकत्ता के पास में जगह है, बहरामपुर, यहाँ पे फरवरी से, यहाँ पे जो सैन्य टुकड़ी थी उसने भी फरवरी 1857, तो इन्होंने भी विद्रोह की चिंगारी फूंक दी। फिर बैरकपुर, इसके पास में एक छावनी थी, बैरकपुर छावनी, जहाँ पे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री पदस्थापित थी, बैरकपुर। इन्होंने क्या किया, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, यहाँ पे कौन थे, मंगल पांडे ने क्या किया, दो अंग्रेजों की जो अंग्रेज सैन्य अधिकारी थे उनकी गोली मार करके हत्या कर दी।
2 अंग्रेज सैन्य अधिकारी थे, उनकी गोली मार दी। अब गोली मारने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पे लटका दिया गया। 8 अप्रैल को फांसी पे लटका दिया गया। मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल को अंग्रेजों ने क्या किया, 8 अप्रैल 1857 को फांसी पे लटका दिया। तो स्टार्टिंग तो यहाँ से हो जाती है। ये एक्चुअली देखा जाए तो इसका प्रारंभिक स्वरूप था, मतलब एक तरह से प्रारंभिक शुरुआत थी इसके। प्रारंभिक शुरुआत तो यहाँ से हो गई थी, लेकिन जैसे ही मंगल पांडे को फांसी पे लटकाया तो एक बार के लिए शांति हो गई। ये प्रारंभिक शुरुआत यहाँ से हो गई थी, लेकिन फिर वास्तविक जो शुरुआत है, वो वास्तविक शुरुआत इसकी है, वो मैंने जैसा कि बताया, वास्तविक शुरुआत है, एग्जाम में बहुत बार यही पूछा जाता है। वास्तविक प्रारंभ या शुरुआत है, वो जो तारीख है वो किताबों में वो क्या लिखी हुई है, वो लिखी हुई है 10 मई की, 10 मई मेरठ से, 10 मई मेरठ से इसकी वास्तविक या फिर वास्तविक प्रारंभ इसका माना जाता है। तो एग्जाम में बहुत बार यही मिलेगा, यही ध्यान रखना है। लेकिन इसका प्रारंभ वगैरह यहाँ से इस प्रकार हो गया था। तो ये अपन ने इसका देखा कि इसका आरंभ कैसे होता है विद्रोह का और कैसे ये आगे बढ़ता है। अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ से मंगल पांडे को जैसे फांसी पे लटका दिया गया था, उसके बाद में वहाँ से सैनिक निकल करके यहाँ आ गए, 10 मई को मेरठ पहुँचते हैं। और मेरठ में भी जो सैन्य टुकड़ियाँ थी, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के विरुद्ध, और वहाँ से फिर वो दिल्ली चले गए। मेरठ से कहाँ पे बढ़े आगे सैनिक, दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली पहुँच गए 11 मई को दिल्ली पहुँचते हैं और 12 मई को दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं। दिल्ली पहुँच करके क्या करते हैं, दिल्ली पे कब्जा करते हैं। ये सेना के जो लोग होते हैं कब्जा कर लेते हैं। और फिर बहादुर शाह को क्या बोलते हैं कि आप हमारा बहादुर शाह सेकंड, इसको बोलते हैं कि आप हमारा नेतृत्व कीजिएगा। तो ये 90 साल की इनकी एज है। तो ये अपना जो सेनापति होता है इनका, उसको नेतृत्व सौंपते हैं। और बकत खां जिसका नाम होता है, नाम क्या होता है, बकत खां, उसको ये नेतृत्व दे देते हैं कि आप नेतृत्व करो। और फिर इस प्रकार दिल्ली पे अलग अलग जगहों पे फिर क्या है, इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बकत खां ने किया था। बहादुर शाह सेकंड, जो कि सिंबॉलिक एक तरह से इन ओल्ड एज में थे ये, और ये मतलब उस दौरान भारत के बादशाह हुआ करते थे सिंबॉलिक की, सांकेतिकी थे, वास्तविक शक्ति इनके पास में नहीं थी। तो बकत खां जो कि इनका सेनापति था, उसने इस क्रांति का नेतृत्व किया एक तरह से। तो ये अपन ने देखा कि विद्रोह कैसे प्रारंभ हुआ और कहाँ, मतलब वास्तविक शुरुआत इसकी किस प्रकार आगे बढ़ता है। अब अपन इसको देखेंगे कि ये कहाँ पे विस्तार इसका कैसे होता है, कहाँ पे होता है। तो 10 मई को कहाँ से, मेरठ से फिर ये दिल्ली की तरफ आ जाते हैं और दिल्ली पे कब्जा करते हैं। 12 मई को ये क्या करते हैं, दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं। दिल्ली पे कब्जा करके फिर अलग अलग जगहों पे, जैसे अपने कानपुर में भी स्टार्ट हो जाता है, कानपुर में, फिर लखनऊ में भी जैसे स्टार्ट हो जाता है, लखनऊ, बिहार में आरा वगैरह, जहाँ पे बाबू कुंवर सिंह ने जिनकी जयंती वगैरह आज मनाई जा रही है, बिहार में आरा वगैरह। फिर इसी प्रकार राजस्थान में कोटा में है ना, कोटा में, ग्वालियर में, इस प्रकार अलग अलग जगहों पे मुख्यतः क्या है, क्रांति का विस्तार की बात अगर करें, क्रांति के विस्तार की बात करें तो मुख्यतः यह क्रांति केवल उत्तर भारत में ही फैल सकी। कहाँ पे फैली थी, केवल उत्तर भारत में। ये वाले कुछ जगह थे और कुछ प्रारंभिक जैसे बंगाल वगैरह में, है ना। बंगाल में अपन ने 3 जगह का नाम देखा ही था अभी पहले, दमदम, बेरामपुर और बैरकपुर। ये 3 जगह थी
जो कि बंगाल में थी। तो ये एक तरह से बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश वाला एरिया और दिल्ली और थोड़ा सा राजस्थान एक। तो इससे वंचित जो पार्ट था वो कौन सा था जहाँ से क्रांति नहीं हुई? वंचित राज्य या क्षेत्र कौन सा था? तो पंजाब से बिल्कुल नहीं हुई। पंजाब के जो राजा वाजा थे उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया। पंजाब में बिल्कुल भी नहीं हुई थी। इसी प्रकार पश्चिमी भारत में नहीं हुई, गुजरात, महाराष्ट्र से पश्चिमी भारत में भी नहीं हुई और दक्षिण भारत में भी नहीं हुई, है ना। दक्षिणी भारत में भी नहीं, दक्षिण भारत में भी नहीं हुई। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पे क्रांति नहीं हो पाई थी। इस क्रांति के जो असफलता के कारण है उसमें भी ये एक कारण आएगा, डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे तब। तो क्रांति का विस्तार इस प्रकार अलग अलग जगहों पे हुआ और अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व भी किया। वो अपन देखते हैं कि इस क्रांति का नेतृत्व किसने कहाँ कहाँ पे किया। विद्रोह के केंद्र और उसके लीडर कौन थे, के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देखिए दिल्ली सबसे, जैसे दिल्ली में क्या हुआ? बहादुर शाह द्वितीय ने, और वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? बखत खां ने। बखत खां कौन था? इनका सेनापति था। तो वास्तविक नेतृत्व भगत खां ने किया, क्योंकि ये बहादुर शाह है वो ओल्ड एज में थे, 90 साल की एज थी, तो ये लड़ने की स्थिति में थे नहीं। तो इन्होंने अपना सेनापति था भगत खां, उसको नेतृत्व। इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। कानपुर में कौन थे? कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। कानपुर में कौन कौन थे? नाना साहब और तात्या टोपे। फिर लखनऊ में बेगम हजरत महल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैं जो स्टार बना रहा हूँ वो वाले तो पक्के ही पूछे जाते हैं इस टाइप से, अलग अलग जगहों पे, है ना। तो ये इस टाइप से। फिर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। बिहार, जगदीशपुर, आरा, यहाँ पे कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। बरेली में खान बहादुर खान। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला। तो ये कुछ अलग अलग केंद्र थे और ये सारे के सारे केंद्र कहाँ थे? अपने उत्तर भारत में ही थे। यहाँ पे इस क्रांति के जैसे फिर मेरठ का देख लीजिएगा। इसके अलावा ज़्यादा कुछ आरा बिहार का पूछा जाता है। ये कुंवर सिंह जगदीशपुर, है ना, ये बिहार से थे। तो फतेहपुर में अजीमुल्ला, मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह, संबलपुर में ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। इम्पोर्टेंट जो थे मैंने स्टार लगा दिए हैं वो देख लीजिएगा। मेवात में ये, इसके अलावा जैसे इसमें कोटा राजस्थान में, कोटा राजस्थान भी ऐड कर लीजिएगा। जयदयाल, तो कोटा में जयदयाल वगैरह इन्होंने नेतृत्व किया। तो ये अलग अलग जगहों पे किस किस ने नेतृत्व किया एक बार वापस देख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है वो है दिल्ली का बहादुर शाह द्वितीय और बखत खां। वास्तविक नेतृत्व किसने किया? बखत खां ने। इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ में बेगम हजरत महल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ये 4-5 जो मैंने स्टार बनाए यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जाता है। या फिर बिहार का जो जगदीशपुर है वहाँ के कुंवर। सबसे लंबा जो विद्रोह है वो इन्हीं का चला। सबसे लंबा विद्रोह किसका चला? सबसे सक्सेस भी यही रहते। सबसे लंबी लड़ाई भी इन्होंने ही लड़ी थी। सबसे लंबी लड़ाई भी इन्होंने ही लड़ी। सबसे अंत में यही हारे थे। सबसे लंबी लड़ाई प्लस सबसे सफल, ये काफ़ी हद तक सफल रहे थे। इन्होंने क्या किया एक तरह से वहाँ पे, मतलब ये काफ़ी हद तक ये वहाँ से आरा जगदीशपुर से निकल करके अलीगढ़ तक, मतलब क्या सॉरी इसमें मतलब यूपी में पहुंच गए थे। काफ़ी हद तक आ गए थे और फिर आजमगढ़ तक आ गए थे। आजमगढ़ वगैरह वहाँ पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो ये जगदीशपुर में जो कुंवर, बिहार में कुंवर थे जगदीशपुर वगैरह, यह सबसे ज़्यादा सफल रहे थे। तो ये कुछ कुछ जगह थी जहाँ पे इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता ये अलग अलग लोग थे। अब इनके पीछे कारण सबके अलग अलग थे, सेम कारण नहीं थे। अभी कारणों में अपन पढ़ेंगे डिटेल में। तो बाकी ये दे रखे हैं लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो अब अपन इस विद्रोह के कारण जानेंगे कि ये विद्रोह है वो हुआ क्यों।
क्या कारण थे कि अचानक एक विद्रोह हो गया? तो देखिए, अंग्रेज साम्राज्य जब यहाँ पे स्थापित हुआ तो यहाँ पे अपन ने जब पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था ना कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वगैरह हुए। उन आंदोलनों से प्रेरित होकर के या उन दबाववश क्या किया, अंग्रेजों ने बहुत सारे एक्ट बनाए, कानून बनाए ना, जैसे सती प्रथा पे रोक लगा दी है ना, इस प्रकार। तो अब सती प्रथा यहाँ पे प्रचलित थी, पहले से धार्मिक विश्वास था लोगों का सबके सती होती है, अब उस पर जब बैन लगा दिया। इसी प्रकार विधवा विवाह वगैरह, बाल विवाह वगैरह, ये चीजें प्रचलित थी, यहाँ पे समाज में घुली मिली थी। उन पे जब बैन लगा तो लोगों को लगा कि हमारे यहाँ पे धार्मिक सामाजिक जीवन में ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप करने लग गए हैं। तो वो भी कारण बन गए। तो धार्मिक कारणों में अपन देखें तो धार्मिक कारणों में देखें अगर तो क्या है, इस प्रकार सामाजिक सुधार के जो ब्रिटिश द्वारा सामाजिक सुधार जैसे विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा का उन्मूलन, है ना, लड़कियों के लिए विद्यालय, ईसाई मिशनरीज, इन सब कारणों से क्या हुआ, लोगों को लगा कि हमारे धार्मिक जीवन में क्या कर रहे हैं, धार्मिक हस्तक्षेप कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अंग्रेज। तो इस प्रकार लोग उनके विरुद्ध हो गए, धार्मिक हस्तक्षेप मान करके। हालांकि ये चीज़ें तो सही थी अपने आप में, लेकिन लोगों ने उल्टा इसको ले लिया और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कुछ ईसाई मिशनरीज वगैरह भी 1813 का जो एक्ट था उसमें, इस एक्ट के माध्यम से क्या है, ईसाई मिशनरीज जो है, ईसाई जो मिशनरीज है उनको धर्म परिवर्तन, धर्म विस्तार, मिशनरी जो है मिशनरीज, इनको क्या है, धर्म प्रचार की जो छूट है वो मिल गई थी। उसके माध्यम से क्या है कि यहाँ के लोगों का धार्मिक रूप से परिवर्तन भी स्टार्ट हो गया था, कन्वर्जेशन स्टार्ट हो गया था। उसकी वजह से भी लोगों के बीच में ये फैल गई। साथ ही साथ जैसे ये जो कारतूस वगैरह अभी आएंगे, अपन आगे पढ़ेंगे तत्कालिक कारण में। तो एक 1856 के दिसंबर की बात है ये। इस दौरान जो पहले जो राइफल यूज होती थी उसकी जगह एक नई राइफल है, वो ज़्यादा मतलब एक तरह से ज़्यादा अच्छी थी, उसको रिप्लेस किया गया पुरानी वाली से। तो उसमें जो कारतूस लगे थे उसमें एक्चुअली तो फैल गई ऐसी अफवाह कि उसमें ग्रीस लगा हुआ होता था, लेकिन फैल गई ऐसी अफवाह कि उसमें जो चिकनी जो पदार्थ लगा हुआ है, उसमें खोल के ऊपर जो चिकना पदार्थ लगा हुआ है वो क्या है, गाय और सुअर की चर्बी है। अब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सुअर है, उसको वो मुस्लिम जो लोग थे वो वर्जित मानते थे। तो इस प्रकार गाय और सुअर की चर्बी की जो अफवाह फैली कारतूस वाली, उससे क्या है, वो भी धार्मिक भावनाओं को आहत करती थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको आहत करती थी और दोनों नाराज हो गए। अंग्रेजों से क्या हुआ, दोनों नाराज हो गए उस प्रकार। तो ये भी एक कारण बन गया अपने आप में। तो धार्मिक कारणों में अगर देखें तो ये कुछ कारण सामने आते हैं। इस प्रकार यहाँ की जनता है अंग्रेजों से नाराज हो जाती है। सैनिक कारण या सैन्य कारणों में देखें, सैन्य कारणों में देखें तो देखिए उस दौरान क्या है, 5:1 का अनुपात होता था। 5:1 का अनुपात मतलब 5 भारतीय और 1 अंग्रेज सैनिक होता था। ये अनुपात था, 5:1 का अनुपात था सेना में। 5:1 का अनुपात था सेना में। 5 सैनिक भारतीय होते थे, 1 अंग्रेज सैनिक होता था। लेकिन यहाँ पे आते आते क्या हुआ, अब जैसे इनको प्रमोशन, वेतन भारतीयों को कम मिलता था, वेतन भारतीयों को कम मिलता था, प्रमोशन वगैरह उसके चांस भारतीयों के कम थे, भेदभाव उनके साथ होता था। अंग्रेज जो होते थे उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, भेदभाव वगैरह होता था। इन सब को लेकर के भी सैनिकों के मन में भी कहीं न कहीं अंग्रेज जो सरकार थी, अंग्रेज जो सैन्य सिस्टम था उसके विरुद्ध एक तरह से मन में नफरत हो गई। भारतीय सैनिकों को वेतन कम दिया जाता था, जो प्रमोशन वगैरह है उस पे सूबेदार से ऊपर वो नहीं जा सकते थे, बड़ी रैंक पे वो नहीं जा सकते थे। साथ ही साथ उनसे जातीय भेदभाव भी होता था, जातीय भेदभाव होता था। फिर जो असंतुष्ट तो होना ही था इस टाइप की चीज़ों से, सैनिक भी क्या है, असंतुष्ट होते थे। एक दूसरा क्या हुआ कि अभी अपन ने पढ़ा कि क्रांति के जो केंद्र थे, क्रांति के केंद्र मुख्य कहाँ कौन से थे, क्रांति के जो केंद्र की बात की तो उसमें क्या थे, जैसे कानपुर था, लखनऊ था,
लखनऊ था, ये सारे के कानपुर लखनऊ वगैरह है ना, तो ये सारा का सारा क्षेत्र क्या है, झांसी वगैरह, ये क्या है, अवध क्षेत्र में आते थे। कहाँ पे आते थे ये, अवध क्षेत्र में आते थे। अवधी भाषा वाला जो अवध क्षेत्र है वहाँ पे आते थे। और यहाँ अंग्रेजों की जो सेना थी वो भी सारी की सारी लगभग सैनिक भी कहाँ से थे, अवध क्षेत्र से ही थे। जब ये वहाँ के लोगों ने, अवध के लोगों ने ही अगर विद्रोह कर दिया, तो जब उन्हीं घरों के बच्चे सेना में थे तो वो भी तो कम से कम मन से अपने पेरेंट्स के साथ में जुड़ेंगे ना, अपने लोगों के साथ में जुड़ेंगे। तो अवध राज्यों को क्या किया गया था, अंग्रेजों द्वारा अपने साम्राज्य में जब मिलाया गया, तो ये सैनिक है वो भी कहीं न कहीं मन में खार खाए बैठे थे कि हमारा जो मतलब उन वहाँ के किसानों के साथ में मतलब एक तरह से शोषण हो रहा था। वहाँ के जो राजा वगैरह थे उनके साथ में जब शोषण हो रहा था, उनका राज्य को जब मिला लिया गया था, कानपुर को छीना गया, लखनऊ को छीना गया, झांसी को छीना गया। तो इस प्रकार जब अंग्रेजों ने इन राज्यों को छीना वहाँ के शासकों के द्वारा, वहाँ के किसानों पे अत्याचार हुआ, टैक्स वगैरह लगाए गए, तो उससे ये अवध के जो सैनिक थे और अवध के सैनिकों की बहुलता थी। उस दौरान ब्रिटिश साम्राज्य की जो सेना थी या कंपनी की जो सेना थी उसमें अवध के सैनिक ही सर्वाधिक मात्रा में थे, सर्वाधिक संख्या में थे। तो इनके मन में कहीं न कहीं अवध को लेकर के भी एक असंतोष पनपा। तो ये उसमें एक तरह से कारण हो जाएंगे सैन्य कारण में। इसके अलावा जैसे राजनीतिक कारण की बात करें तो इसके अलावा जैसे सैन्य कारण थे, तो सैन्य कारण में एक कारण और ऐड कर सकते हैं अपन। एक जैसे भारतीय जो सैनिक थे ना, उनको समुद्र पार यात्रा भी करवाई गई। अलग अलग जगहों पे समुद्र पार यात्रा करवाई गई। और यहाँ पे एक विश्वास था भारतीयों में कि समुद्र को पार करके जाना अपने आप में पाप माना जाता था। उस कालखंड में क्या है, पाप माना जाता था कि समुद्र को पार करके जाना क्या है, पाप है। तो वो समुद्र पार यात्रा, इसमें भी क्या हुआ, विश्वास हुआ, एक तरह से पाप माना जाता था उस दौरान। तो यहाँ पे जो सैनिकों को बाहर भेजा गया दूसरी जगहों पे, तो उन्होंने क्या किया, इसका भी विरोध किया। इसके अलावा जैसे सैनिक वगैरह दाढ़ी वाड़ी रखते थे, सैनिक क्या करते थे, सैनिक दाढ़ी रखते थे ना, कुछ जैसे सिख सैनिक है या मुस्लिम है या कोई जैसे कुछ मूछे वगैरह, दाढ़ी मूछ, उसको भी मतलब कटवा दिया गया था। दाढ़ी मूछ वगैरह उसको भी कटवा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो उसकी वजह से भी क्या हुआ, दाढ़ी मूछ कटवाने की वजह से भी कुछ सैनिकों ने क्या किया, विरोध किया। तो ये सब सैन्य कारण में शामिल हो जाएंगे। अब अपन देखेंगे राजनीतिक कारण, कि उस दौरान कुछ राजनीतिक कारण भी थे। जैसे अलग अलग लोगों के अलग अलग, जैसे नाना साहब ने क्या किया, इनकी पेंशन देते थे, ये ओल्ड एज में थे, इनको अंग्रेज क्या करते थे, पेंशन दे रहे थे। तो इनकी पेंशन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। पेंशन बंद कर दिया। तो इन्होंने अपनी पेंशन वापस शुरू करवाने के लिए बंद किया। उसके विरोध स्वरूप क्या हुआ, ये विद्रोह कर दिए। सबके अलग अलग कारण आएंगे। ये बेसिकली क्या थे, नाना साहब क्या थे, पेशवा जो राज्य थे उस बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और इनको अंग्रेजों के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत इनको पेंशन दी जा रही थी। वो पेंशन अंग्रेजों ने आगे चल करके बंद कर दी। तो इन्होंने क्या किया, क्रांति स्टार्ट कर दी। इसी प्रकार लखनऊ, इन्होंने कहाँ पे था, कानपुर में है ना, कानपुर में। तो लखनऊ में क्या है, अव्यवस्था का आरोप लगा करके 1856 में झांसी को मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, व्यपतगत के सिद्धांत के तहत मतलब अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अब ये व्यपतगत का सिद्धांत क्या है, इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। लॉर्ड डलहौजी उसने आते क्या किया कि अंग्रेजी जो साम्राज्य था, ब्रिटिश कंपनी का जो साम्राज्य था, उसको विस्तृत रूप देने का कार्य स्टार्ट कर दिया। तो उसने क्या किया, अलग अलग सिद्धांत अपनाए। इस प्रकार एक सिद्धांत उसने दिया कि कुछ जैसे अव्यवस्था है, अव्यवस्था के नाम से क्या किया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा आपसे, अव्यवस्था के नाम पर, अव्यवस्था के नाम पर किसी
राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना। तो इस प्रकार झांसी फिर जैसे वारिस नहीं होता था उसके आधार पे भी, जैसे किसी का वारिस नहीं है मतलब उत्तराधिकारी वारिस न होने पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस प्रकार जैसे किसी राजा के कोई पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो दत्तक लेने की प्रथा अपने यहाँ पे, गोद लेने की प्रथा अपने यहाँ पे होती थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, उस पर बैन लगा दिया कि गोद कोई नहीं लेगा। अगर किसी राजा के कोई पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो राज्य किस में मिला दिया जाएगा, कंपनी का जो साम्राज्य, अंग्रेज साम्राज्य, उसमें मिला लिया जाएगा। इस प्रकार कि ये जो नीति थी, लॉर्ड डलहौजी की नीति जो थी, लॉर्ड डलहौजी उसने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी उसने क्या किया, इस प्रकार साम्राज्य विस्तार की उसकी नीति थी, उसकी वजह से लॉर्ड डलहौजी की जो ये पॉलिसी थी उसकी वजह से ये लोग नाराज हो गए। इसकी विलय नीति थी कि अंग्रेजों साम्राज्य को बढ़ाना किसी भी प्रकार, तो ये इस प्रकार अलग अलग लोगों पे। तो झांसी में फिर क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, अब उसमें झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, उनके दत्तक पुत्र था, उसका मतलब दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था, उसको मान्यता दी नहीं लॉर्ड डलहौजी ने और झांसी को अपने साम्राज्य में मिलाया। तो वो क्या किया, उसने रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का विरोध स्वरूप क्रांति कर दी। आर्थिक कारण, कुछ आर्थिक कारण भी थे, जैसे एक तो टैक्स, कर अधिक कर दिए गए, कर की मात्रा क्या है, अधिक कर दी गई, कर अधिक लिए जा रहे थे। किसानों पे, जो किसान है या कृषक जो थे वो भी नाराज थे, कृषक है वो नाराज थे। उसी दौरान अकाल पड़े, बहुत ज़्यादा अकाल उस दौरान पड़े, तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, किसान भी नाराज थे क्योंकि उनसे टैक्स वगैरह ज़्यादा लिए जा रहे थे, तो किसान नाराज थे। अकाल पड़े, लोग मरे, अकाल में क्या हुआ, अंग्रेजों ने लोगों को उनके भरोसे छोड़ दिया कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो लोग खूब बड़ी संख्या में क्या हुआ, मरे। तब लोगों को लगा कि नहीं, ये तो काम के तो नहीं है, मतलब अपना कुछ भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, इनको केवल और केवल टैक्स से मतलब है। इसी प्रकार जो इंडस्ट्री थी, उद्योग थे अपने यहाँ के, जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री थी पहले भारतीय, मतलब एक तरह से जो इंडस्ट्री थी वो भी क्या होगा, वो इंडस्ट्री भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इंडस्ट्री भी क्या हो गया था, यहाँ पे जो कुटीर और लघु उद्योग थे, लघु कुटीर उद्योग थे, पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ना वो एक तरह से आत्मनिर्भर थी। एक तरह से लघु कुटीर उद्योग जो थे वो भी क्या होगा, धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, उसको खत्म कर दिया। तो ये उद्योग जब खत्म हो गए थे, ये क्या हुआ, नष्ट हो गया आगे चल करके, तो लोगों का रोजगार छिन गया, लोगों का क्या हुआ, रोजगार छिन गया, और इस वजह से लोग क्या हो गया, नष्ट हो गए। तो लोग क्या हो गया, बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोग क्या है, बेरोजगार हो गए। और बेरोजगार लोगों ने क्या किया, कृषि की तरफ रुख किया। पहले जब यहाँ पे उद्योगों में छोटे मोटे काम वो करते थे, दस्तकारी वगैरह इस टाइप से कुछ हैंड है ना, हस्तशिल्प वगैरह, लेकिन वो तो धीरे धीरे क्या, उद्योग ही नष्ट हो गए। यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा जो निर्मित माल है वो आता और वही खपता था, तो एक तरह से ये उद्योग वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह खत्म हो गई। तो ये आर्थिक कारण भी थे, इस दौरान यहाँ पे लोग उनसे नाराज हो गए। अब तात्कालिक कारण जो इसका बना था वो था, एक राइफल थी इनफील्ड नाम की, एनफील्ड या इनफील्ड राइफल थी। इसमें क्या है कि कारतूस लगता था, उसमें एक कारतूस लगता था, और एक अफवाह फैल गई कि उसमें गाय, और उसमें जो चिकनाई होती थी कारतूस पे, प्लस गाय और सुअर की चर्बी, ऐसी अफवाह फैल गई, सुअर की चर्बी की अफवाह फैल गई। हालांकि वो अफवाह ही थी, लेकिन इस प्रकार की एक अफवाह फैल गई, उसकी वजह से अंग्रेज जो सेना थी या कंपनी की जो सेना थी, उसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों वर्गों से सैनिक थे, वो दोनों नाराज हो गए। तो इस प्रकार ये क्रांति स्टार्ट हो गई।
क्योंकि वो जो कारतूस था उसको मुंह से छील करके फिर उसमें डालना होता था, और ये दोनों के लिए पवित्र माने जाते थे इस टाइप से। तो ये अपने आप में क्रांति का कारण बन गया। अब ये विद्रोह जब स्टार्ट हुआ तो फिर क्या है कि अंग्रेजों ने इसको दबाने का, इसको ठोकने पीटने का, दमन का रास्ता अख्तियार किया। दिल्ली पर जैसा कि अपन ने बताया 12 मई 1857 को दिल्ली पे कब्जा कर लिया गया था, और सितंबर तक चल करके ये वापस अंग्रेजों ने क्या किया, वापस अंग्रेजों ने इसको अधिकार कर लिया। मतलब दिल्ली पे 12 मई की बात की थी ना अपने, 12 मई 1857 को दिल्ली पे जब कब्जा हुआ, उसके बाद में सितंबर में जाते जाते क्या हुआ, वापस अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति का योगदान था इस पूरे इस विद्रोह को दबाने का, तो वो था सर कोलिन कैंपबेल। इस कैंपबेल ने ही ये अंग्रेज सेनापति था। ये क्या था, अंग्रेजों का कंपनी का सेनापति था, सेनापति। और इसी ने अलग अलग जगहों पे जाकर के सेना को ले जाकर के एक तरह से इसने विद्रोह को दबाने का कार्य ये किया। लेफ्टिनेंट हडसन, इसने मुगल बादशाह के पुत्र और पौत्रों की हत्या करवा दी। मुगल बादशाह थे, उनके बहादुर शाह सेकंड, उनके पौत्र और उनके परिवार की हत्या इसी ने करवाई थी। बहादुर शाह द्वितीय को कैद कर लिया गया। बहादुर शाह द्वितीय को कैद करके बंदी बना लिया, कैद किया, और कहाँ पे भेज दिया था, रेंगून, उस टाइम की बर्मा, जो कि उस टाइम भारत का ही हिस्सा था। अभी तो अलग देश है, उस टाइम भारत का हिस्सा था, वहाँ पे भेज दिया गया। और वहीं पे इनकी 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर कानपुर का जो विद्रोह था उसको कैंपबेल ने दबाया। कानपुर में नाना साहब वाल जहाँ पे विद्रोह कर रहे थे, वहाँ पे कैंपबेल ने इनको दबा दिया। कैंपबेल ने वहाँ पे सेना ले जा करके ठोक पीट के दबा दिया। तो नाना साहब, अवध की बेगम, हजरत महल, खान बहादुर खान नेपाल भाग गए। जब वहाँ कैंपबेल ने क्या किया, इनको कैंपबेल ने जब ये पहुँच गया कैंपबेल, तो फिर ये लोग भाग करके, डर के भाग के कहाँ चले गए, ये लोग सब वहाँ पे नेपाल में भाग गए। अंग्रेजों से युद्ध करते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह मारे गए। ये इन दोनों ने भागने के बजाय क्या किया, लड़ना पसंद किया। इन्होंने क्या किया, लड़ना पसंद किया। बाकी तो भाग गए थे, इन्होंने लड़ना पसंद किया। ये लोग लड़े थे, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह, ये अंग्रेजों से लड़े और लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तात्या टोपे इसको भी फांसी दी गई थी। अलग अलग जगहों पे ये भागता रहते इधर उधर। पहले राजस्थान में भी 2 बार आए थे ये, उस दौरान 1857 की क्रांति के दौरान। लखनऊ पर कैंपबेल ने, और झांसी पर सर ह्यूरोज, और आरा पर विलियम टेलर व अय्यर ने पुनः कब्जा किया। ये सब के नाम याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको याद कर लीजिएगा। ये उस दौरान सेनापति था, अंग्रेज सेना का सेनापति था। इसी का योगदान सबसे ज़्यादा था। इसी का योगदान, इस विद्रोह को दबाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, कैंपबेल का था। तो इस प्रकार ये विद्रोह क्या है, पूरे भारत में तो फैला नहीं था, केवल उत्तर भारत में कुछ कुछ जगहों पे फैला था। तो वहाँ पे क्या किया, कैंपबेल ने इस विद्रोह को अलग अलग जगहों पे पहुँच करके टाइम पे इसको दबा दिया गया, इसको कुचल दिया गया। जब विद्रोह का दमन हो गया, कुचल दिया गया, तो उसके बाद में इसकी भाई असफल हो गया, क्रांति क्या हुई, सफल नहीं हुई। तो असफलता के कारण क्या है वो देखेंगे कि ये सफल क्यों नहीं हुई, असफलता के कारण या फिर सफल क्यों नहीं हुई, तो वो देखेंगे अपन अब इसके बारे में। सफल क्यों नहीं हुई, क्रांति हुई तो ये सफल क्यों नहीं हुई, या इसकी असफलता के कारण देखेंगे। तो देखिए, एक तो ये विद्रोह जैसे अपन ने बात की कि इसका एक सिंबल भी बनाया गया था, इसका प्रतीक चिन्ह भी निश्चित किया गया था, रोटी और कमल का फूल। और 10 मई की तारीख है वो लगभग तय की गई थी कि 10 मई को अचानक सब जगह स्टार्ट करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि दमदम वगैरह में आपने देखा कि जनवरी में ही स्टार्ट हो गया, मई तो आई नहीं, जनवरी में ही स्टार्ट हो कर दिया लोगों ने वहाँ पे। तो ये एक तरह से अचानक से स्टार्ट हो गई विद्रोह का, सहसा अर्थात अचानक स्टार्ट होना, साथ ही साथ समय से पूर्व स्टार्ट हो जाना। जो तारीख तय की गई थी उस तारीख से पहले ही स्टार्ट हो गया। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल सका। आंदोलन क्या है, पूरे भारत में नहीं फैल सका।
भारत के कुछ ही भागों में सीमित रहा। भारत के कुछ ही भागों में सीमित रहा। सीमित कहाँ पे, मतलब एक तरह से उत्तर भारत में ही हुआ, केवल उत्तर भारत में ही हुआ, केवल उत्तर भारत में ही हुआ। इससे पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत क्या है, पूरी तरह से अछूते थे। पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत पूरी तरह से अछूते थे, तो वहां पे ये विद्रोह नहीं हुआ। अगर ये विद्रोह एक साथ सब जगह होता तो इसका रिजल्ट कुछ और हो सकता था। जैसे पंजाब के सिख सरदार, जो पंजाब के सिख थे, वो कश्मीर के गुलाब सिंह करके राजा थे, ग्वालियर के सिंधिया और उनके जो मंत्री थे, हैदराबाद के जो फिर भोपाल की जो बेगम थी, नेपाल के एक मंत्री जंग बहादुर की स्वामी भक्ति भी क्या थी, अंग्रेजों के साथ थे। ये कुछ लोग जो जैसे पंजाब से ग्वालियर का सिंधिया फैमिली, और ये लोग क्या है, अंग्रेजों के साथ में थे। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ये सारे के सारे क्या थे, अंग्रेजों के साथ थे। इसकी वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों को सहायता मिल गई, अंग्रेजों के पक्ष में थे, अंग्रेजों के साथ में थे। तो ये भी एक कारण बन गया इसकी असफलता का। एक तो पूरे भारतवर्ष में नहीं फैला, दूसरा कुछ लोगों ने, कुछ भारतीय राजाओं ने भी क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया, जिसमें मुख्यतः पंजाब के सिख और ग्वालियर के सिंधिया थे। फिर अगला कारण अगर देखें तो इस पूरी क्रांति में एक केंद्रीय संगठन होता है, उसका अभाव था। अर्थात इस प्रकार का कोई नेतृत्व नहीं था, एकीकृत नेतृत्व नहीं था, नेतृत्व का प्रॉपर नेतृत्व का एकीकृत नेतृत्व नहीं था। मतलब छिटपुट जगहों पे नेतृत्व अलग अलग लोग ऐसे ही कर रहे थे, नेतृत्व एकीकृत नेतृत्व का अभाव था। साथ ही दूरदर्शिता, जो मतलब एक दूरदर्शिता जो होती है कि क्रांति के बाद में क्या करेंगे, वो किसी का फिक्स नहीं था, दूरदर्शिता का अभाव था। फिर इसके अलावा ये जो लोग लड़ रहे थे, जो भी इनके अलग अलग कारण थे, एक जैसे कारण नहीं थे। कोई लड़ रहा था कि मेरे दत्तक पुत्र को मान्यता दे दी जाए, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। नाना साहब क्या लड़ रहे थे कि मेरी पेंशन वापस शुरू कर दी जाए। इस प्रकार अलग अलग लोग अलग अलग कारणों से लड़ रहे थे, तो उनमें एक रूपता का अभाव नहीं है ना, एक रूपता का अभाव। तो इस प्रकार ये कुछ कारण थे जिन्होंने क्या किया, तालमेल भी नहीं था, समन्वय नहीं था। मतलब जो लड़ रहे थे, जहाँ इच्छा हो रही थी वहाँ पे लड़ रहे थे, तो समन्वय नहीं था, तालमेल बिल्कुल भी नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये एक इनका और अचानक से बिना मतलब पूर्व निश्चित कोई तारीख के अचानक से ये क्या हुआ, स्टार्ट हो गया था। तारीख तो इसकी मई की 10 मई के आसपास में 13 मई निश्चित की गई थी, परंतु ये 10 मई को स्टार्ट हो गया। इवन 10 मई क्या, दमदम और बहरामपुर बैरकपुर में तो ये जनवरी फरवरी मार्च में ही हो गया था। फिर मंगल पांडे को फांसी दी गई तो एक बार रुक गया था। फिर 13 मई तो वापस तारीख इसकी फिक्स की गई थी कि 13 मई से अचानक पूरे देश भर में अपन इसको स्टार्ट करेंगे, तो लेकिन ये हो नहीं पाया। उससे पहले ही मेरिट में क्या हुआ, 10 मई को ही स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार ये अपने मतलब पूर्व निर्धारित जो समय है वहाँ से पहले स्टार्ट होने की वजह से भी अंग्रेजों को इसकी जानकारी पहले से ही पता चल गई थी। फिर जैसे अंग्रेजों से तुलना करें तो विद्रोहियों के पास में क्या है, साधन सीमित थे। मतलब उनके पास में सैन्य सामान भी क्या है, सैन्य क्षमता भी कम थी। अंग्रेजों के पास में सैन्य क्षमता है, सामान है, वो भी कम था। लड़ाई लड़ने के लिए क्या है, गोला बारूद वगैरह चाहिए, वो नहीं था। फिर इस प्रकार मतलब एक तरह से साधन भी सीमित थे, साधन भी कम थे। तो ये भी एक कारण था, सैन्य सामान कम, साधन कम। फिर अलग अलग लोगों की अलग अलग उनकी पॉलिसी थी। जन समर्थन का भी अभाव था, जन समर्थन का भी अभाव था। मैक्सिमम भारतीयों ने तो क्या हुआ, शिक्षित जो पढ़े लिखे थे उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इसमें भाग ही नहीं लिया, नहीं उनका समर्थन किया। जो शिक्षित भारतीय थे, जो पढ़े लिख लिए थे थोड़े बहुत, उन्होंने क्या किया, इस विद्रोह का एक तरह से समर्थन, विद्रोह का समर्थन नहीं किया, विद्रोह का समर्थन नहीं किया। उसकी वजह से भी ये विद्रोह फेल हो गया।
समर्थन नहीं किया, साथ ही साथ जन समर्थन का अभाव था, जनता भी नहीं साथ में थी, जन समर्थन का अभाव था। इसका उदाहरण अपन देख सकते हैं, उसका उदाहरण अपन देख सकते हैं कि तात्या टोपे ये क्या है कि जब वहाँ से निकल करके ग्वालियर से भागते भागते राजस्थान में 2 बार आए थे, और लेकिन इनको पूरी जनता की तरफ से कहीं पर भी कोई सहयोग नहीं मिला, ये भागते रहते थे इधर इधर। तो कहने का मतलब जन समर्थन का अभाव था, जनता का समर्थन नहीं मिला, जनता का सपोर्ट इनको नहीं मिला, जनता का समर्थन भी नहीं मिला। तो इस प्रकार ये सब कारणों से क्या हुआ, फिर दूसरा क्या है कि एक पूरा सैन्य संगठन भी नहीं था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के नेतृत्व में ये लोग लड़ रहे थे। और बाद में मतलब अगर इनके पास में एक प्लान भी नहीं था, फ्यूचर प्लान भी नहीं था, है ना, भविष्य का कोई फिक्स प्लान नहीं था कि जी मान लीजिएगा ये क्रांति सफल हो जाएगी, तो भविष्य का कोई प्लान इनके पास में नहीं था। भविष्य का कोई प्लान इनके पास में नहीं था। तभी तो ये दिल्ली पहुंच करके जो पुराने बादशाह थे, बहादुर शाह सेकंड, उनको जाकर के बोलते हैं कि आप वापस राजा बन जाइएगा। तो इस प्रकार के प्लान के पीछे कोई जनता जा भी नहीं सकती थी। तो ये भविष्य का कोई इनके पास में स्पष्ट प्लान नहीं था। इस प्रकार ये क्रांति क्या हुई, अपने अंतर्निहित कारणों की वजह से, अपनी आंतरिक कमजोरियों की वजह से क्या हुआ, सफल नहीं हो पाई और असफल हो गई। अब इसके रिजल्ट की बात करें, असफल रही, लेकिन इसके कुछ परिणाम है वो इम्पोर्टेंट है। इसके जो परिणाम निकले वो इम्पोर्टेंट है। परिणाम क्या निकले, एक तो जो सिंबॉलिक, उस दौरान हालांकि अंग्रेज लगभग पूरे भारत में कब्जा कर ही चुके थे, लेकिन मुगल साम्राज्य सदा के लिए क्या हो गया, खत्म हो गया। मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए क्या हो गया, दी एंड हो गया, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया पूरी तरह से। अब मुगल साम्राज्य मुगल बादशाह के रूप में कुछ भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पहले जैसे बहादुर शाह थे, बहादुर शाह सेकंड हालांकि थे तो वो सांकेतिक रूप से ही, कोई वो बादशाह जैसा कुछ नहीं था, उनको भी पेंशन टाइप ही मिल रही थी एक तरह से, लेकिन सांकेतिक रूप से वो थे, वो भी खत्म हो गया। बहादुर शाह क्या है, एक सांकेतिक रूप से ही थे, वैसे उनको कोई वैसे वास्तविक वो शासक नहीं थे, सांकेतिक ही थे। लेकिन बाद में तो वो सांकेतिक भी नहीं रहे, इनके पूरे परिवार को कैंपबेल वगैरह ने उन्हें हडसन ने मार दिया था। तो ये पूरे तरह से सांकेतिक थे पहले, वो भी नहीं थे, अब तो क्या है, सांकेतिक भी नहीं थे, पूरी तरह से पतन हो गया। तो एक तो इसका परिणाम यह निकला कि भारत से मुगल साम्राज्य है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया हमेशा के लिए। एक अन्य परिणाम यह था कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया गया। इस क्रांति में क्या है, जैसे कि अपन ने अभी पढ़ा कि पंजाब के सिखों ने, ग्वालियर के सिंधियों ने और अलग अलग राजाओं ने भी इसका क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। जब अंग्रेजों का साथ दिया, स्थानीय राजाओं ने क्या किया, स्थानीय जो शासक थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। स्थानीय राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। अब उसके बदले इन राजाओं को क्या करना था, इन राजाओं के साथ में अंग्रेजों को कहीं ना कहीं इनका फेवर लेना ही था। तो इन स्थानीय राजाओं ने, तो उस दौरान फिर महारानी की एक घोषणा होती है, विक्टोरिया उस दौरान महारानी थी ब्रिटेन की, उसकी एक घोषणा पत्र है वो जारी होता है 1858 में। 1858 में एक घोषणा पत्र जारी होता है। उसमें यह कहा जाता है इस घोषणा पत्र में कि ये जो राजा है, ये राजा लोग हमारे साथ में नहीं होते तो हमारा साम्राज्य है या ब्रिटिश साम्राज्य के पैर है वो भारत से उखड़ जाते। इन्होंने साथ दिया इसलिए बच गए। तो एक तरह से अब इनका एहसान है, इनको चुकाना था। तो 1857 के घोषणा हुई, उसमें यह कहा गया कि अभी इन राजाओं के स्थानीय जो इनके आंतरिक जो शासन है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो संधियाँ इनके साथ में सहायक संधियाँ की गई है उसका पालन करेंगे, इनका मान सम्मान का पूरा ध्यान रखेंगे। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर अलग अलग वर्गों के प्रति इनकी पॉलिसी वगैरह थी वो भी इसमें निर्धारित की गई। अब यहाँ पे कुछ बातें, इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इस 1857 की जो घोषणा है, 1858 में ये जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी उसकी कुछ बातें हैं, उसकी बात कर रहे हैं।
अब यहाँ पे पहले 1857 की क्रांति से पहले एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, कंपनी के हाथों से निकल गया शासन कंपनी के हाथों से अब निकल करके किसके हाथ में आ गया? क्राउन के हाथों में। ब्रिटिश सरकार अब क्राउन के हाथ में, ब्रिटेन की जो महारानी थी उसके हाथों में डायरेक्ट शासन चला गया। अब कंपनी खत्म थी, शासन के मामले में कंपनी खत्म थी, कंपनी को वापस केवल व्यापारिक अधिकार ही रह गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में अब व्यापारिक अधिकार ही रह गया था एक तरह से। अब भारत का जो शासन है उस पे अधिकार या उसका जो उत्तरदायित्व है वो किसके हाथ में आ गया था? क्राउन के, ब्रिटिश महारानी के हाथ में आ गया। किसके माध्यम से? 1858 के शासन अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन है उसको समाप्त करके भारत का जो शासन है उसका उत्तरदायित्व ब्रिटिश क्राउन अर्थात महारानी के हाथ में दे दिया गया। इस एक घोषणा ये की गई, ये डिक्लेरेशन किया गया इस दौरान के स्पष्ट कर दिया गया कि भविष्य में कोई भी राज्य अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। जैसे लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी, विलय की नीति, कि जो भी राज्य है उसको येन केन प्रकार क्या करें? अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाए। इस नीति को फिर त्याग दिया गया। इस नीति को 1858 के बाद में त्याग दिया गया, क्योंकि इस नीति की वजह से कानपुर में नाना साहब ने किया विद्रोह, इसी प्रकार झांसी ने विद्रोह किया। तो ये इस प्रकार की नीति थी। उस नीति को क्या है बाद में 1858 के बाद में त्याग दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम किसी भी भारतीय राज्य को अब अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाएंगे इस प्रकार, ताकि आगे विद्रोह नहीं हो। तो इस प्रकार ये इसके कुछ बातें थी। अब जो भारतीय रजवाड़े अर्थात जो शासक थे, राजा थे, इन्होंने क्या किया था? इनके साथ में अंग्रेजों का साथ दिया था। इन राजा रजवाड़ों ने क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। तो अंग्रेजों का साथ दिया तो उनको इनाम मिलना ही था। अंग्रेजों का साथ दिया और उस साथ देने के या समर्थन दिया, साथ दिया, उसका परिणाम क्या बना? उनका रिजल्ट मिलना था। तो इनको क्या कहा कि जो इनके साथ में हमारी जो पॉलिसी है वो यथास्थिति बनाए रखेंगे, अर्थात जो सहायक संधियां वगैरह हमने इनके साथ में कर रखी है संधि, उसमें हम बनाए रखेंगे, उनमें कोई भी मतलब संधि है वो बनाए रखेंगे, इनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो जो संधि की गई थी उसकी जो बातें हैं उसको बनाए रखेंगे, लागू करेंगे, एक तरह से इस संधि को लागू किया जाएगा। सहायक संधियां जो हुई थी ना उसको लागू किया जाएगा। अब क्या करेगी सरकार? भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक जीवन मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। धार्मिक और सामाजिक अपन ने पढ़ा था ना कल वाली क्लास में, जैसे सती प्रथा, अंग्रेजों को लगा के ये तो सब नाराज हो रहे हैं सती प्रथा पे बैन लगाने से भी, बाल विवाह, तो उन्होंने लगा कि इन सब जो चीज़ों के चक्कर से एक्ट जो बना रहे हैं इनके चक्कर से भारतीय लोग नाराज हो रहे हैं, तो अपन क्यों बनाए, इनको इनके भरोसे छोड़ो, अपन को क्या करना है? टैक्स लेना है यहाँ से और शासन करना है। तो ये सब चीज़ों पे इन्होंने मना कर दिया आगे चल करके कि अब हम क्या करेंगे, इनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम्हें जैसा जीना है वैसे जीते रहो। एक तरह से ये रूढ़िवादी टाइप से चीज़ होगी। भारत की देखभाल करने के लिए, भारत की देखभाल मतलब भारत का शासन चलाने के लिए एक भारत सचिव नाम का पोस्ट है वो क्रिएट की गई। भारत की देखभाल अर्थात भारत का शासन चलाने के लिए, भारत का शासन चलाने के लिए, भारत का शासन संचालन हेतु एक पोस्ट क्रिएट की गई, संचालन हेतु एक पोस्ट क्रिएट की गई। उस पोस्ट का नाम रखा गया भारत सचिव। भारत सचिव, उसका नाम क्या था? भारत सचिव। ये पोस्ट उसी दौरान बनी थी, भारत सचिव।
भारत सचिव ये भारत का शासन संचालन के लिए उत्तरदायी था और इसका अंतिम उत्तरदायित्व है वो क्राउन के प्रति थे, अर्थात ब्रिटिश महारानी के प्रति था। तो इस प्रकार ये कुछ चेंजमेंट हुए, मतलब 1857 की क्रांति के बाद में 1857 की क्रांति के परिणाम कह सकते हैं इनको, या फिर परिणाम कह सकते हैं, या जो बदलाव हुए थे एक तरह से उनकी बात अपन ने की कि कैसे शासन है। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, खत्म हो गया, अब ब्रिटिश क्राउन का शासन था। फिर दूसरा जो भारत के राज्य थे उनमें जो आंतरिक हस्तक्षेप सरकार कर रही थी वो बंद कर दिया। स्थानीय जो राजे रजवाड़े थे उनका साथ देने की बात की गई कि उनके साथ में जो संधि की गई है वो यथा लागू होगी, मतलब यथा बना के रखा जाएगा, उसको यथा बनी रहेगी, उसको लागू किया जाएगा, जैसे एज इट इज संधि की गई थी उसकी शर्तों का पालन किया जाएगा। इस प्रकार भारत सचिव का पद है वो क्रिएट किया गया, जिसका दायित्व था कि भारत का शासन संचालन में ब्रिटिश क्राउन को सहयोग देना। तो इस प्रकार ये परिणाम सामने निकल करके आए और हालांकि एक अच्छा मौका था उस दौरान, लेकिन वो मौका सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे अंतर्निहित कारण थे जिनकी वजह से ये क्रांति सक्सेस नहीं हो पाई और ये क्रांति असफल हो गई। इसके परिणाम के रूप में अपन ने चीज़ें देख ली। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास के बाद में 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों से आसानी से बन जाएंगे। इसी उम्मीद और अपेक्षा के साथ में कल या नेक्स्ट क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।